हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पे इकोनॉमिक्स विद विशाल में। तो ये है हमारा पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो इंडियन इकॉनमी है वो कैसी थी। उसके बाद हमने सीखा कि एडवेंट ऑफ ब्रिटिश कैसे थे, फेडरलिज्म कैसी। ये सेकंड हमारा टॉपिक आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। बेटा हम इसमें सीखेंगे कि स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर कैसी थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस। तो आपका पहला टॉपिक आगे निकलता है बेटा, उसमें पहला जो पॉइंट निकलता है दैट इज द लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। बेटा इसको ऐसे काउंट करते थे कि एक हेक्टर में जो ग्रोथ है, जो क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं उसकी क्या प्रोडक्शन है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक टेबल के जरिए इसको समझते हैं। जैसे कि ये हमारे पास डाटा है कि दो हमारे पास क्रॉप्स है, व्हीट और राइस, 1947 और 2020-21 लेटेस्ट लेके चलते हैं जो अवेलेबल था अकॉर्डिंग टू बुक। तो आप देख सकते हो कि जो व्हीट की प्रोडक्शन थी केजी पर हेक्टेयर, मतलब एक हेक्टेयर की जमीन के लैंड पर, पीस ऑफ लैंड पर वो कितने केजी गेहूं पैदा कर रहे थे। वो कर रहे थे 660 केजी होंगी। और आज देखो 2021 में कितनी हो रही है, 3464 केजी पर हेक्टेयर। आप डिफरेंस देख सकते हो कितना डिफरेंस आ गया है। तो ये डिफरेंस शो करता है कि कितनी लो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी थी। अब राइस की लेके चलते एग्जांपल, राइस कितना ग्रो हो रहा था 1947 में 665 केजी ओनली एक हेक्टेयर में। आज कितना हो रहा है 2713 केजी। तो ये देखो कितना डिफरेंस आ गया। अब दूसरे एग्जांपल में देखते हैं प्रोडक्शन इन द लाख टन्स। एक हेक्टेयर में जो आप देखो कि प्रोडक्शन इन लाख टन्स हमारी कितनी हो रही थी ऑल ओवर। तो 1947 में हम कितना प्रोड्यूस कर रहे थे 64 लाख ओनली हमारी एंटायर इंडिया। और राइस कितना कर रहे थे 220 लाख टन एंटायर इंडिया। आज हम कितना कर पा रहे हैं 1095 व्हीट और राइस कितना पैदा कर पा रहे हैं 1223 लाख पर टन। तो ये देखो प्रोडक्शन इन लाख टन भी हो गई। आप इससे देख सकते हो कि कितना डिफरेंस आ गया है हमारी प्रोडक्शन में। तो उस वक्त कितनी लो थी। आप इस डेटा को लिख सकते हो, इस टेबल को एज इट इज आप फ्रेम कर सकते हो और इसको जस्ट आपने एक्सप्लेन करना है। तो इससे आगे चलते हैं, सेकंड हमारा जो पॉइंट निकल के आता है एक्सप्लॉइटेटिव लैंड सेटलमेंट। बेटा हमारे ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश रूल था तब लॉर्ड कार्निवल्स ने एक लैंड सेटलमेंट निकाली थी जिसको हम जमींदारी सिस्टम बोलते हैं। वो आई थी 1793 में। 1793 में उसको बोलते थे जमींदारी सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर क्या था बेटा, एक पीस ऑफ लैंड है उसको जमींदार को उसका ऑनर बना दिया जाता था। जैसे एक ट्रायंगुलर लैंड सिस्टम इसको बोलते थे, एक तरफ जमींदार सिस्टम होते थे। ठीक है, और वो जो कल्टीवेटर होते थे, जो टीलर्स होते थे, उनसे वो सिर्फ रेंट लेते थे एक फिक्स अमाउंट में। और टीलर इस पीस ऑफ लैंड को जोतते थे, कल्टीवेट करते थे, ग्रो करके जो प्रॉफिट था वो एक फिक्स रेंट जो जमींदार रखते थे और ब्रिटिशर्स को जमा कराते थे। ब्रिटिशर्स को अपना एक फिक्स अमाउंट में एक जो लगान था वो चाहिए होता था और जमींदार लगान टीलर से वसूलते थे और ब्रिटिशर्स को देते थे। उसमें से अपना प्रॉफिट भी बड़ा एक अच्छा अमाउंट वाला प्रॉफिट अपना निकाल लेते थे। तो इसमें एक्सप्लॉइटेशन किसकी हुई, टीलर्स की। क्योंकि जमींदार जो थे वो लैंड पर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं करते थे, उनको सिर्फ और सिर्फ मोटिव था कि हमारा प्रॉफिट बने। ब्रिटिशर्स को तो अपना लगान जो टैक्स था मिल ही रहा था। तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो डीलर्स थे, जो कल्टीवेटर्स थे, उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो डेब्ट में चल गए और उनकी कंडीशन और ज्यादा बदतर हो गई। तो जमींदारी सिस्टम ये था। ठीक है, इस जमींदार सिस्टम को जमींदारों को उन्होंने परमानेंट ऑनर ऑफ सॉइल बना दिया। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट पर गेन फायदा नहीं था। तो प्रॉफिट थे तो ज्यादा कौन गेन कर रहा था इसमें, सिर्फ जमींदार, नॉट कल्टीवेटर। जमींदार ओनली मोटिव टू मेक प्रॉफिट। जमींदारों का बेटा इसमें कोई भी दूसरा मोटिव नहीं था कि लैंड के ऊपर क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए ही लैंड को
जस्ट देख रहे थे, और टीलर्स जो थे प्रॉपर उसकी टेक केयर कर रहे थे, उसमें बना रहे थे, वो ग्रो कर रहे थे क्रॉप्स को और प्रॉफिट दे रहे थे जमींदार को। और नो डेवलपमेंट, जमींदार प्रॉफिट भी दे रहे थे लेकिन वो लैंड की डेवलपमेंट के लिए कोई भी काम नहीं कर रहे थे। अब कल्टीवेटर भी नहीं कर सकता, कल्टीवेटर के पास इतना पैसा बच नहीं रहा कि वो लैंड की कल्टीवेशन के लिए जो है एक कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सके, और जमींदार कर नहीं रहा। इससे क्या हुआ, हमारी जो प्रोडक्शन थी इकोनॉमी की और जो हमारी एग्रीकल्चर थी उसकी दशा और खराब हो गई। ठीक है, ये एक्सप्लॉइटेटिव लैंड सिस्टम के कारण जमीन लैंड सिस्टम। आई होप ये आपको दोनों पार्ट्स अंडरस्टैंड होंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख सकते हो साइड बाय साइड। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा इसका जो थर्ड पॉइंट हमारा बनता है, यस हाँ जी, तो थर्ड पॉइंट बनता है फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्स्ड, थर्ड पॉइंट जो हमारा बनता है स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, थर्ड पॉइंट बनता है हमारा कमर्शियलाइजेशन फोर्स्ड। कमर्शियलाइजेशन हुआ बट वो फोर्स्ड वे से हुआ, वो दबाव के कारण हुआ, कोई भी मोटिवेशन से नहीं हुआ। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने फोर्सफुली कल्टीवेटर्स को मोटिवेट किया, फोर्सफुली उनको दबाव डाला कि आप हमारे लिए कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करो। ठीक है, सब पहले जो हमारी कंट्री में सब्सिस्टेंस लेवल पर वो क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे, ये वो होता है जिसमें हम क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। उसके बजाय उन्होंने कहा कि आप कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करो, जैसे कि कैश क्रॉप्स को ग्रो करो। तो ये एक फोर्सफुली उन्होंने ये चीज करवाई, बट इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, नो बेनिफिट। इसका कोई भी बेनिफिट जो था फार्मर्स को नहीं मिला, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को मिला। उन्होंने कौन सी क्रॉप्स को ग्रो करवाया, इंडिगो को ग्रो करवाया। स्पेशली इंडिगो जो थी उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होती थी। ठीक है, वो डाइंग के लिए यूज हो रही थी इंडिगो जो थी। ठीक है, वो ब्लीचिंग के लिए यूज हो रही थी। ठीक है, डाइंग के लिए यूज हो रही थी वो, और ब्लीचिंग के लिए यूज हो रही थी। इसीलिए उनको इंडिगो जो क्रॉप थी वो बड़ी मात्रा में चाहिए थी, तो इसके लिए वो उनको फोर्सफुली इंडिगो ग्रो करने के लिए कहते थे। और फार्मर्स को फोर्सफुली एक्सेप्ट कराया जाता था, फार्मर्स को फोर्सफुली एक्सेप्ट कराया जाता था एडवांस पेमेंट। ठीक है, वो चाहते हैं नहीं चाहते, उनको एक बहुत कम एडवांस पेमेंट जो होती थी वो उनको एक्सेप्ट कराया जाता था कि आप ये एडवांस पेमेंट दो और आप हमारे लिए ये वाली कैश क्रॉप्स ग्रो करके दो। तो ये हमारी कंडीशन थी। इसके कारण क्या हुआ, इंडेप्टनेस, जो कि किसानों के ऊपर बहुत डेप्ट आ गया। तो बेटा ये कंडीशन थी हमारी फोर्सफुल कमर्शियलाइजेशन के कारण जो एग्रीकल्चर में हमारे आई। तो ये इसके परिणाम ये बुरे निकलते हैं। उसके बाद बेटा हमारा थर्ड पॉइंट के बाद हमारा आएगा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमारा आपने निकलता है गल्फ बिटवीन द ऑनर ऑफ सॉइल एंड टिलर्स। फोर्थ पॉइंट ये निकलता है जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया, गल्फ बिटवीन ऑनर्स एंड डीलर्स। जो बेटा डीलर्स थे, ऑनर्स ऑफ सॉइल एंड डीलर्स आर राइटिंग द शॉर्ट। सो उनके बीच में बेटा डिफरेंस बहुत आ गया, गैप बहुत आ गया। ठीक है, जमींदार जो थे वो और स्ट्रांग हो गए और जो डीलर्स थे उनकी कंडीशन और खराब हो गई, बैड कंडीशन से वो गुजरने लगे।
उनके ऊपर डेप्थनेस आ गया, ठीक है, तो एक आ गया उनके अंदर गैप आ गया। तो जो जमींदार थे हायर पीपल दे वर जस्ट इंटरेस्टेड टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। लैंड के ऊपर कोई भी जो था वो कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही थी, नो इंटरेस्ट था उनका, कोई भी इंटरेस्ट नहीं था लैंड के ऊपर इंप्रूवमेंट करने के लिए। और जो हमारी पर कैप जो फर्टिलिटी रेट थी लैंड की वो भी इससे इफेक्ट हुई। तो ये एक था कि गल्फ आ गया, डिफरेंस आ गया बिटवीन द टीलर्स एंड लैंड। जमींदारों की जो कंडीशन थी वो अच्छी हो गई और डीलर्स की कंडीशन खराब हो गई। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमारा निकलता है स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड, स्मॉल एंड फ्रैगमेंट होल्डिंग्स। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक प्रॉब्लम थी कि हमारी इंडियन कंडीशंस, इंडियन जो एग्रीकल्चर थी बेटा उसकी प्रोडक्टिविटी क्यों कम थी, आप इसको समझते हैं। ये हमारे पास पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, एक ये पीस ऑफ लैंड 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 है। तो फार्मर्स को कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। फॉर एग्जांपल फार्मर ए है, उसके पास एक तो ये पीस ऑफ लैंड है और सीधा उसके पास एक ये पीस ऑफ लैंड है। ये 2 और 3 उसका है ही नहीं। ये 2 और 3 किसके हैं, किसी सी पर्सन के है और ये थर्ड है डी पर्सन का है। तो ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो इवन नहीं थी। अब ये पहले इस पर कल्टीवेशन कर रहा है और फिर जो लैंड है उस पीस ऑफ लैंड की इस पीस ऑफ लैंड से बहुत दूर है और फिर इस पे कर रहा है। इसके कारण उसकी जो एक कंटिन्यूटी थी, जिससे अगर आपको एक सेम पीस ऑफ लैंड मिलता है उसमें आपकी कल्टीवेशन बहुत अच्छे वे से हो जाती है, आप उसको टेक केयर अच्छे वे से कर सकते हो और आपकी प्रोडक्शन उससे इंक्रीज होती है। वो इवन नहीं थी, वो ठीक नहीं थी। इसके कारण भी हमारी जो डिफरेंस आता था कल्टीवेशन में, जो प्रोडक्शन थी, जो पर हेक्टेयर जो केजी प्रोडक्शन थी उसमें डिफरेंस आ गया था। ये भी एक स्मॉल सेटलमेंट होल्डिंग्स थी जो थी वो अच्छी तरीके से नहीं की गई थी। तो इससे हम समझते हैं कि पीस ऑफ लैंड का जो बंटवारा था वो ठीक नहीं था, ठीक है। ये 5th पॉइंट हो गया। इसके बाद बेटा हमारा 6th पॉइंट आता है सब्सिस्टेंस आउटलुक। ठीक है बेटा, पहले हमारे जो इकोनॉमी थी वो सब्सिस्टेंस आउटलुक पे ही ज्यादातर फोकस कर रहे थे फार्मर्स। वो कमर्शियल जो था क्रॉप्स को वो बहुत कम देख रहे थे। हालांकि ब्रिटिशर्स ने कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करने के लिए मोटिवेट फोर्स जरूर किया था, बट वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए करते थे। सब्सिस्टेंस होती है जब आप सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो होती है जिसमें सिर्फ आप अपने घर की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए ही क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो और आपका प्रॉफिट बनाने का जो मोटिव है वो कम है। तो बेटा ये आपके 6 पॉइंट निकल के आते हैं आपके सेकंड बड़े टॉपिक के। थर्ड टॉपिक आपका आगे निकलता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि हमारा इंडस्ट्रियल जो सेक्टर था उसकी कंडीशन कैसी थी जब हमारा देश आजाद हुआ और ब्रिटिशर्स के जाने के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की कंडीशन कैसी थी। तो चलो ये करते हैं। पहला इसमें पॉइंट आता है डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स आई हैव टोल्ड यू पीपल कि इट वाज स्पॉइल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। उन्होंने स्पॉइल किया, उन्होंने हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर हैवी टैरिफ लगाए ताकि वो जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स है वो वर्ल्ड वाइड ज्यादा महंगे हो जाएं और उनकी डिमांड कम हो जाए। अगर उनको कोई परचेज नहीं करता है तो ज्यादा टैरिफ होने की वजह से जो प्रॉफिट है ज्यादातर वो किसको जाएगा, गवर्नमेंट को जाएगा। गवर्नमेंट कौन थी, ब्रिटिशर्स। तो ये एक वे था अपने प्रॉफिट को बढ़ाने का और जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे उसको कम करने का। तो ये था डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी वो लेके आया। इसमें कुछ सब पार्ट्स आप देखो, डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी को लेके आते हैं।
मतलब ये था कि उनके ऊपर जो टैरिफ फ्री ट्रेड लिया गया, टैरिफ फ्री ट्रेड इसमें किया गया एक्सपोर्ट में, जो एक्सपोर्ट हमारा जा रहा था ब्रिटिशर्स को, और टैरिफ फ्री इंपोर्ट किया गया। ये देखो कैसे किया गया था कि डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी थी। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो रॉ मटेरियल हम यहाँ पे उगा रहे थे, जो हम पैदा कर रहे थे, इंडिगो, कॉटन, सिल्क, जो वो बाहर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से इंग्लैंड को भेज रहे थे, वो टैरिफ फ्री जाता था एक्सपोर्ट, और टैरिफ फ्री आता था, ताकि वो हमारे जो इंडियन कंज्यूमर है वो उस चीज के एडिक्टेड हो जाए। इससे क्या हुआ कि हमारी प्रॉपर्टी जो थी, हैंडीक्राफ्ट थी, वो खराब हो गई, और इस डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी के कारण जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन थी उसको बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ। ठीक है, ये कुछ थे। सो सेकंड पॉइंट हमारा आगे निकल रहा है इसके बाद, ब्लीक नेशन ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, ब्लीक होता है मतलब नो होप, ब्लीक नेशनल ग्रोथ, नेशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये आप देखोगे कि हमारे आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री थी उनकी कोई खास ग्रोथ नहीं हुई थी। ठीक है, ग्रोथ जो हुई थी बहुत वो कम क्षेत्रों में हुई थी। ग्रोथ होने वाले जो क्षेत्र थे वो थे मद्रास, आप ये देख सकते हो, मद्रास था, महाराष्ट्र था, और गुजरात। यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की जो थी शुरुआत हुई थी ज्यादातर। ठीक है, और उसके बाद हमारे जूट मिल्स थी जो, वो ज्यादातर वेस्ट बंगाल में देखी गई। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल ये एरिया में देखी गई। तो ये कुछ डेवलपमेंट हुई थी हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। इसके अंदर उसके बाद आयरन डिस्को इंडस्ट्री की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। ये कुछ था हमारा इंपॉर्टेंट। डिस्को की फुल फॉर्म क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, इसकी शुरुआत होती है 1907 में। ठीक है, एक ये होते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमारे कुछ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमारे कुछ सीमेंट और पेपर इंडस्ट्रीज भी स्टैब्लिश होती हैं। तो कैपिटल गुड्स हमारे ना के मात्र थे। मॉडर्न इंडस्ट्रीज में कैपिटल गुड्स की कोई मोटिवेशन नहीं था, कोई भी वो सेक्टर नहीं किया गया। और ये कुछ हमारी जो नेशनल ग्रोथ थी मॉडर्न इंडस्ट्री की, कुछ इस प्रकार थी जो कि सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। ठीक है, आप देख सकते हो। अब सेकंड आता है मोनोपोली कंट्रोल ओवर द फॉरेन ट्रेड। थर्ड पॉइंट निकलता है आपका मोनोपोली ऑन फॉरेन ट्रेड। इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर मोनोपोली। ठीक है बेटा, वो किसी को, इंडिया को जो थी कंट्री, उसका 50% जो ट्रेड था वो सीधा सीधा ब्रिटेन के साथ हो रहा था, ब्रिटिश के साथ हो रहा था, और रेस्ट ऑफ द था वो चाइना के साथ था। ठीक है, और उसके बाद सीरियन के साथ था वो, जिसको आज हम श्रीलंका कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद पर्शिया के साथ था जो ईरान कहते हैं। तो रेस्ट ऑफ उसका जो था उनके साथ था। इसके बाद पूरा जो उनका इंटेंस जो कंट्रोल हो गया था फॉरेन ट्रेड पे, वो हुआ था 1869 में, जब सूज कैनाल बनती है। तब सूज कैनाल बनने के बाद उनका जो कंट्रोल था इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे प्रॉपर्ली हो गया। वो कैसे थी, मैं आपको एक छोटे से मैप से ट्राई करता हूँ समझाने की। जैसे आप देखो कि यहाँ पे इंडिया है, ये यहाँ पे श्रीलंका आ गया। ठीक है, और
उसी के साथ जो हमारा यहाँ पे ऐसे अफ्रीका और यहाँ पे जो था हमारा क्या था इंग्लैंड, जहाँ पे लंदन आपको, जहाँ पे मुंबई से चीज स्टार्ट होती थी वाटरवे से और वो यहाँ पहुंचती थी लंदन पे। ये एक रूट था पहले 1869 से पहले। बेटा इस रूट का जो लगभग आप किलोमीटर बनते थे वो बनते थे 19,800 किलोमीटर। ये उसकी टोटल लेंथ है 19,800 किलोमीटर मुंबई से लंदन तक का। ये आपके पास रूट था। उसके बाद सूएज कैनाल बनने के बाद जो एक नया रूट निकल के आता है वो ये निकल के आता है। ऐसे उन्होंने बीच में से बनाया। इसकी जो टोटल लेंथ थी वो थी 11,600 किलोमीटर। ये देखो आप 11,600 किलोमीटर। आप डिफरेंस देख सकते हो कितना आ गया। ये सूएज कैनाल मेनली उन्होंने बनाया था ताकि वो इंडिया से जो रॉ मटेरियल है ज्यादातर प्रॉपर कम से कम वे में और चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से वो इंग्लैंड तक लेके जाए। इस सूएज कैनाल के बनने के बाद उनका जो मोनोपोली था फॉरेन ट्रेड पे वो और ज्यादा अधिक हो गया और जो रेट थी हमारे इंडिया से चीजों को लंदन लेके जाने के लिए वो और ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो ये सूएज कैनाल था। मैं आशा करता हूँ कि आपको। उसके बाद बेटा स्पोर्ट सरप्लस ट्रेड। रीजन ये था कि क्योंकि वो सीधा जा रहा था ब्रिटिश के हाथों में। सरप्लस ट्रेड, सरप्लस ट्रेड, ठीक है, ओनली बेनिफिट्स टू ब्रिटिशर्स। ठीक है बेटा, हमारे इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारे एक्सपोर्ट थे सरप्लस ऑफ ट्रेड कैसे था वो इंपोर्ट से ज्यादा, ठीक है। बट इसका कोई खास बेनिफिट नहीं था क्योंकि ये जो हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए उसका जो हमारा बेनिफिट निकल रहा था उससे जो आने वाली इनकम थी वो ब्रिटिशर्स इंडिया को डेवलप करने में नहीं लगा रहे थे, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफा कमा रहे थे, अपना प्रॉफिट कमा रहे थे। तो जो सरप्लस था बैलेंस ऑफ ट्रेड का उसका हमें ज्यादा कोई खास यूज मिला नहीं, ठीक है। तो सरप्लस, और इससे एक पॉइंट और निकलता है, सरप्लस तो था और वो जो एक्सपोर्ट ज्यादा थे वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल गुड्स के थे, सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के थे। तो ये शो करता था कि हमारी इंडस्ट्रीज के ऊपर कोई भी ब्रिटिशर्स ने काम नहीं किया था और वो सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ही ग्रो कर रहे थे और ये एक थोड़ा सा बैकवर्डनेस जो है थी वो हमारा शो करते थे। तो ये कुछ पॉइंट है। थर्ड पॉइंट आप देख सकते हो डेवलपमेंट की, जो सरप्लस था उसका डेवलपमेंट के लिए नो उसका कोई भी यूज नहीं किया गया। तो ये 3 पॉइंट निकलते हैं आपके सरप्लस ऑफ ट्रेड के। इजी टॉपिक है बट इससे जो इस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चंस निकलने के चांसेस होते हैं बेटा। डेमोग्राफिक प्रोफाइल, इसमें से आपको जो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो किसमें से क्वेश्चन बनते होते हैं आप खुद देखना चाहिए। पहले था बर्थ रेट, आपको मैं समझाता हूं चलो ये क्या होते हैं, और डेथ रेट, ठीक है। बर्थ रेट डेथ रेट जो थी हमारी बहुत हाई थी, ठीक है। आप जैसे बर्थ रेट होगी कितने परसेंट पर 1000 के पीछे, पर 1000 के पीछे बर्थ रेट क्या थी और डेथ रेट क्या थी, वो दोनों हाई थी। हमारी जो बर्थ रेट थी वो थी 48 हाई थी और जो डेथ रेट थी वो कितनी थी, वो भी 48, तो दोनों हाई थी। इससे शो होता है कि हमारी कंट्री की जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, वो स्ट्रांग नहीं थी, उसमें एक बैकवर्डनेस शो होती थी। सेकंड थी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट
बेटा इसमें क्या होता है, आप ये देखते हो कि आपके एक पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है, 1000 बच्चे अगर पैदा होते हैं तो पर ईयर तक वो बच्चे कितने उसमें से जो है मर जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड हेल्थ फैसिलिटीज। वो बहुत हाई थी, वो कितनी थी 280। आप देख सकते हो कि 1000 बच्चे जो पैदा होते थे उसमें से 218 बच्चे वो डाई हो जाते थे। एट प्रेजेंट कितनी है हमारी 2022 में, वो है 1000 के पीछे सिर्फ और सिर्फ 22। ये है 2022 का। तो आप देख सकते हो कितना गैप जो है आ गया है, क्योंकि हमारी जो अब हेल्थ फैसिलिटीज है वो बहुत इंप्रूव कर चुकी है। ये है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कि एक पर्टिकुलर एरिया में 1000 के पीछे कितने बच्चे जो है लैक ऑफ द हेल्थ कंडीशन वो डाई हो जाते हैं। उसके बाद बेटा आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि एवरेज जो एज है वो कितनी है कंट्री में, वो बहुत कम थी। एवरेज एज जो हमारे जो हमारे थे मेल और फीमेल उनकी बहुत कम थी, वो थी जस्ट 32 ईयर्स ओनली। क्योंकि बेटा उस वक्त टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगू और इन प्रॉब्लम्स के जो हमारे इलाज कम थे और जो एवरेज एज थी वो कम थी। एट प्रेजेंट कितनी है 69 ईयर्स। तो आप देखो डबल से ज्यादा डिफरेंस आ गया है। और लास्ट आता है लिटरेसी रेट। मैं इसको रेज कर देता हूँ, आप इसको देख सकते हो। मैं लास्ट जो है हमारा एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हमारा टॉपिक जो है ओवर हो जाएगा। लास्ट आता है हमारा टॉपिक डेमोग्राफिक प्रोफाइल का लिटरेसी रेट। बेटा ये आप जो मैंने कराया है आपको, ये टॉपिक्स स्मॉल से टॉपिक इन्फेंट मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, बर्थ रेट, डेथ रेट और लिटरेसी रेट, ये बेटा 1 मार्क्स में और 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। आप इनको डेटा के साथ ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। तो लिटरेसी रेट बहुत हमारा कम था, वो था 16%। लिटरेसी रेट क्या होता है, पर्सन कैन रीड और राइट। जब एक पर्सन एक लैंग्वेज को रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, उसको हम लिटरेट बोलते हैं। एजुकेटेड और लिटरेट में डिफरेंस होता है। एजुकेटेड के पास प्रॉपर डिग्रीज होती हैं, प्रॉपर उसके पास स्कूलिंग होती है, उसके पास स्किल्स होती है, एजुकेशन होती है। तो लिटरेट क्या होता है, जो एक लैंग्वेज को रीड कर सकता है और राइट कर सकता है। वो भी देखो आप 16% थी और वुमन की कितनी थी 70%। तो इससे पता चलता है कि जो हमारी इनइक्वालिटी थी सोसाइटी में जेंडर को लेकर, हमारी सोसाइटी जेंडर बेसिस थी और गर्ल और बॉय चाइल्ड में डिफरेंस किया जाता था। और आप देख सकते हो कितना डिफरेंस था। तो आप ये देख सकते हो कि हमारी लिटरेसी रेट वो बहुत कम थी और ये एक बैकवर्डनेस को शो करता है। तो बेटा ये था आपका पार्ट 2। जल्दी मैं आपके साथ पार्ट 3 शेयर करूंगा और पार्ट 3 के बाद हमारी जो ये टॉपिक है, जो फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का, वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल थी और आई विल ट्राई माय बेस्ट लेवल ऑफ बेस्ट टू मेक यू सेटिस्फाई विद माय नॉलेज और मैं और मेहनत करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।